आज है 19 अप्रैल। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो पहला ऑप्शन है रणदीप हुड्डा, दूसरा है ए आर रहमान, तीसरा है अमिताभ बच्चन और चौथा है मनोज बाजपेयी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि मनोज बाजपेयी। देखिए, जो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार 2024 है, ये दिया गया है, देखो संगीतकारों में बात की जाए तो ए आर रहमान और रूप कुमार राठौर को, और अभिनेताओं में बात की जाए तो रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को, ठीक है। और अभिनेत्री की अगर बात की जाए तो पद्मिनी कोल्हापुरी को, एक मराठी अभिनेता हैं अशोक सराफ, इनको भी दिया गया है, और एक अन्य अभिनेता हैं अतुल परचुरे, इन्हें भी ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो पुरस्कार है वो 2022 में शुरू हुआ है, ठीक है। तो 2022 का मिला था वो किसको मिला था? श्री नरेंद्र मोदी को, श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को। और जो 2023 का मिला है वो किसको मिला था? आशा भोसले को, आशा भोसले को। मोटे तौर पर आपको ये तीन नाम तो याद रखने ही रखने, ये अमिताभ बच्चन जी हैं, ये ए आर रहमान जी हैं और ये रणदीप हुड्डा जी, ठीक है। तो अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये जो नाम है पड़ता बेट, ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लेके आया गया है, ठीक है। चर्चा में रहा पड़ता बेट नामक स्थल किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि गुजरात। देख लीजिए इसका क्यों चर्चा, देख लीजिए इसकी क्यों चर्चा छिड़ी है। देखो, पुरातात्विक उत्खनन से गुजरात के कच्छ के पड़ता बीट में 5200 साल पुरानी हड़प्पा युगीन बस्ती का पता चला है। यह बस्ती एक प्राक हड़प्पा कब्रिस्तान जूना खटिया के नज़दीक स्थित है। जूना खटिया एक सामूहिक समाधान स्थल था। याद क्या करना है आपको? एक तो जूना खटिया याद रखना है, ठीक है, जो कि सामूहिक समाधान स्थल था। ऊपर से पड़ता पेट स्थान के बारे में आपको याद भी रखना है, और साथ ही इसका ये याद रखना है किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि यहाँ कुछ स्थलों के नाम आ जाएंगे और इधर कुछ राज्यों के नाम आ जाएंगे और मिलाने के लिए कहेगा। आपको लगेगा ये स्टैटिक प्रश्न है, लेकिन इसमें करंट इंक्लूड होगी बीच में, ठीक है। ऐसे करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखो, अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किस देश द्वारा कुक आइलैंड के साथ व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है पापुआ न्यू गिनी और चौथा है इंडोनेशिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि न्यूजीलैंड। तो देखो, कुक आइलैंड को बाद में समझेंगे, पहले ये देख लेते हैं। जो व्हेल है ना, व्हेल एक स्तनधारी होता है, ये याद रख लीजिए पहली बात। ये मछली नहीं होती, ये क्या होता है? स्तनधारी होता है। अब आती है बात लीगल पर्सन की। तो देखो, लीगल पर्सन ना आजकल क्या है कि हम सजीव और निर्जीव दोनों ही चीज़ों को आजकल हम लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने लगे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है कि देखो, एक जो पर्सन होता है ना, कोई व्यक्ति है, मान के चलिए ये मिस्टर एक्स है, और अगर इनके साथ में कोई भी अन्याय होता है तो ये कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, ये रिपोर्ट करने जा सकते हैं, एफआईआर करने जा सकते हैं। तो जब ये एफआईआर या कोर्ट में जाएंगे तो फिर इनकी सुनवाई की जाएगी, ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति जीवित हैं, इनकी सुनवाई की जाएगी क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन मान के चलो किसी नदी के साथ में अन्याय हो रहा हो, किसी नदी के साथ में अन्याय हो रहा हो, या मान के चलो किसी जीव के साथ में अन्याय हो रहा हो, क्या वो कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन अगर लीगल पर्सन, उसके अगर किसी को लीगल एंटिटी या लीगल पर्सन माना जाता है किसी सरकार द्वारा किसी भी देश में, तो उसको लेकर के कोर्ट में जाया जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है मुद्दा उठाने, ये बोल के कि भाई देखो, एक लीगल पर्सन है या लीगल एंटिटी है, मैं इनकी ओर से केस लड़ रहा हूँ। समझ में आया? ऐसे ही वेल की तरफ से अब कोर्ट में केस लड़ लेगा कोई भी व्यक्ति, अगर वेल पर कोई भी ऐसा कुछ होता है जिससे उसके संरक्षण को नेगेटिव रूप से प्रभावित करे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि हम संरक्षित करने के लिए लीगल एंटिटी अथवा लीगल पर्सन की मान्यता देते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी, अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। अब ये समझ लो कि जो ये देखो, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया है और ये है अंटार्कटिका। अब यहाँ पर देखो, ये जो है ये पैसिफिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन का साउदर्न पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है? ये है न्यूजीलैंड। क्या है? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड के नॉर्थ और ईस्ट में देखो, ये है कुक आइलैंड। क्या है? कुक आइलैंड। ये कुक आइलैंड न्यूजीलैंड के अंडर में ही है। यहाँ का जो किंग होता है वो न्यूजीलैंड का किंग होता है। लेकिन इनका ना, ये है तो वैसे खुद का, ये अपना एक अलग देश है, ये अलग देश है, लेकिन इनके विदेशी मामले, रक्षा मामले, ये सब न्यूजीलैंड संभालता है। अगर यहाँ के लोग किसी दूसरे देश में जाएं तो पासपोर्ट इनके पास न्यूजीलैंड का होगा, लेकिन इनके खुद के जो, अगर इनका खुद का यहाँ पर जो शासन चलाना है उसके इनके खुद के ही नियम चलते हैं, ठीक है, कुक आइलैंड के। वैसे तो इनमें कई बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बड़े बड़े द्वीपों को देखा जाए तो लगभग 15 आइलैंड को मिलाकर के कुक आइलैंड बना है। ये बात क्लियर हुई? इसको यहाँ पर देखो एक बार, ये ऑस्ट्रेलिया है जैसा कि हमने देखा, और ये कुक आइलैंड है, ठीक है। कुक आइलैंड को भी दो भागों में बांटा जाता है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। ऐसे ही जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड को भी दो भागों में बांटा जाता है, एक नॉर्दर्न पार्ट और एक साउदर्न पार्ट, ठीक है। अब न्यूजीलैंड के जो नॉर्थ पार्ट है और जो साउथ पार्ट है, इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है, यानी कि जो जल संधि है,
उसे कुक स्ट्रेट कहते हैं, यानी कि कुक जल संधि। समझ में आया? कुक जल संधि कहते हैं। और यहाँ पर ना जो नॉर्दर्न पार्ट है इसके बिल्कुल इस जगह पर, अरे मान के चलिए ये हम बना लेते हैं, ठीक है, और एक ये बना लेते हैं। मान के चलिए ये न्यूजीलैंड का नॉर्दर्न पार्ट है और ये न्यूजीलैंड का साउदर्न पार्ट है। तो इसके इस जगह पर लगभग इस न्यूजीलैंड की राजधानी है जिसका नाम क्या है? वेलिंगटन। क्या नाम है? वेलिंगटन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके साथ ही जो साउदर्न पार्ट है उसके नॉर्थ में यहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है पिक्टन। क्या नाम है? पिक्टन। तो पता है कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसके बीच में जो ये कुक स्ट्रेट है ना, ये किन दो शहरों के बीच की स्ट्रेट है? तो किसके बीच है? एक तो वेलिंगटन और ये पिक्टन, इन दोनों के बीच में है ये कुक स्ट्रेट। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो देखो हाल ही में न्यूजीलैंड और कुक आइलैंड ने व्हेल को लीगल पर्सन के रूप में मान्यता देने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे पहले न्यूजीलैंड ने वांगानुई नदी को एक लीगल एंटिटी घोषित किया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि वांगानुई नदी किस देश में है, ये चीज़ याद रखनी है। कहाँ है? न्यूजीलैंड में। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कावेरी नदी की सहायक नदियों का चुनाव करें। आपको देखने में ये प्रश्न ऐसा लग रहा होगा कि ये स्टैटिक प्रश्न है। ठीक है, मैं भी कहूँगा कि ये स्टैटिक प्रश्न है, लेकिन ये बनाया क्यों गया है? क्योंकि करंट का इसमें इंक्लूड है कुछ पोर्शन। क्या कि आपने ना इनमें से हेमावती, काबिनी, भवानी, इन नदियों का नाम सुना ही होगा। हेमावती का भी सुना होगा, काबिनी का भी सुना ही होगा, भवानी का भी सुना ही होगा। नोयल नदी का नाम आपने शायद ही सुना हो। ठीक है, बहुत ही कम चांस है कि आपने इस नदी का नाम सुना होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये नदी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल में लगभग 1-1.5 साल से ये नदी काफ़ी चर्चा में बनी हुई है और इस पर प्रश्न भी नहीं बना है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि ये नदी बहना ही बंद हो गई है, रुक गई है, नाले की तरह जाम हो चुकी है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जाम हो चुकी है ये नदी, इसलिए चर्चा में बनी हुई है। अगर देखा जाए तो देखो ये क्या है? ये द हिंदू का है आर्टिकल, ये द हिंदू की चर्चा छिड़ी है, द हिंदू में चर्चा छिड़ी है इसकी। ठीक है, और ये देखो ये इंडियन एक्सप्रेस का है, या इंडियन एक्सप्रेस में भी इसकी न्यूज आई है। ठीक है, इसलिए इसका प्रश्न बनाया गया है। तो ये कह रहा है कि कावेरी नदी की सहायक नदियों का चुनाव करें, तो कह रहा है केवल एक और दो, केवल 1, 2, 3 और या उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि नोयल नदी भी कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। कभी कभी आप जब प्रश्न पढ़ते हैं तो ऐसी सहायक नदियों में कोई एक नदी ऐसी चली जाती है जिसका आपने कभी पढ़ा ही नहीं होता, जिसका नाम, फिर आप चौंक जाते हैं कि यार ये कैसे आ गया। तो उसके पीछे रीजन यही है कि वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर में बना रहा होता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। देखो तमिलनाडु की नोयल नदी का प्रभाव प्लास्टिक और सीवेज प्रदूषण के कारण अवरुद्ध हो गया है। नोयल नदी का उद्गम वेलियांगिर पहाड़ी है। ठीक है, वेलियांगिर पहाड़ी, और वेलियांगिर पहाड़ी को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। यह पहाड़ियाँ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग हैं और नोयल नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। ये चीज़ याद रखनी है। अगर मैप में हम देखना चाहें तो देखो ये है कावेरी नदी, ये देखिए ये है कावेरी नदी। अब इसमें ये भाविनी, अमरावती और इन सब के बीच में ये क्या है? ये है नोयल नदी। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, नोयल नदी है। और इसका ये कुछ हमने चित्र लिए थे कि कैसे देखो मछलियाँ यहाँ पे मर चुकी हैं और कैसे ये जाम हो रही है नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि जैव विविधता और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा आयोनियन सागर तथा एजोव सागर में एक जलीय नेशनल पार्क निर्माण करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा है तुर्की, तीसरा है इटली और चौथा है मैसिडोनिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि ग्रीस। देख लेते हैं एक बार। देखो ग्रीस का लक्ष्य जैव विविधता और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए 780 मिलियन यूरो के कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बड़े समुद्री पार्क बनाना है। देखो ग्रीस ने क्या किया है कि 780 मिलियन यूरो का बजट निकाला है, किसके लिए? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए। ठीक है, और उसी परियोजना के अंतर्गत ये 2 बड़े बड़े मैरीन नेशनल पार्क का निर्माण कर रहा है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ से ना तुर्कियों को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि तुर्की को ऐसा लग रहा है कि इससे ना ये ज़्यादा टूरिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और हम पीछे रह जाएंगे। वो कैसे? देखो ये है यूरोप। ठीक है, आपको यूरोप के बारे में पता है। ये है ब्लैक सी, और ये सागर कौन सा है? ये सागर कौन सा है? ये हमने आपको बताया है, अच्छे से आपको याद भी होना चाहिए। ये मरमरा सागर है, पता है कि नहीं? ये एजोव सागर है। इनके बीच में जल संधियाँ कौन सी हैं ये भी हमने बताया है। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम ग्रीस को देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये है ग्रीस, ये है ग्रीस। ठीक है, अब ग्रीस के ये वाला भाग देखिए और एक ये वाला भाग देखिए। जैसे ये है ग्रीस, यहाँ पर देखिए बड़े इस वाले मैप में देखिए, इस वाले मैप में ये जो ग्रीस है इसका एक तो ये वाला भाग और इसका एक ये वाला भाग। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो एक ये है एजियन सी और ये है आयोनियन सी। तो ग्रीस एक नेशनल पार्क का, मैरीन नेशनल पार्क का निर्माण यहाँ कर रहा है और एक मैरीन नेशनल पार्क का निर्माण यहाँ कर रहा है। तो इससे तुर्की को प्रॉब्लम ये है क्योंकि उसको ये लग रहा है कि भाई इससे ना ये टूरिज्म को ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी तरफ और हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए तुर्की है ना बार बार कभी कुछ बहाने लगाता है, कभी कुछ बहाने लगा करके और इस पर आपत्ति दर्ज कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले आपको याद होना चाहिए ये क्या है? ये है एजोव सी और ये है ब्लैक सी। दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उसको क्या बोलते हैं? कर्च स्ट्रेट। ठीक है, अब ये है ब्लैक सी और ये क्या है? ये है मरमरा सी। और दोनों के बीच में जो स्ट्रेट है उसको क्या बोलते हैं? बॉस्फोरस स्ट्रेट।
क्या? बॉस्पोरस जल संधि। अब आपको बताना है, पता है क्या, ये है मरमरा सी और ये है एजियन सी। तो मरमरा सी और एजियन सी के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ साथ, ठीक है। जो लोग पहले के रेगुलर हैं एटलीस्ट उन्हें तो इसका आंसर देना ही देना है। अब आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। देखो, ग्रीस यूरोप का पहला देश बन गया है जिसने सभी राष्ट्रीय समुद्री पार्कों और संरक्षित क्षेत्रों में तली में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। देखो, ग्रीस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको लेकर आया हूँ, ठीक है। इस योजना ने ग्रीस के पड़ोसी क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी तुर्की को परेशान किया है। ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू ये बन गया है कि ये इस योजना से मन समझ लेना, यहाँ पर थोड़ा आगे पीछे हो गया है। ये जो 2 मैरीन नेशनल पार्क स्थापित कर रहा है ना, मैरीन नेशनल पार्क, उससे तुर्की को प्रॉब्लम है। एक हालिया रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ग्रीस चिंताजनक रूप से जनसंख्या में गिरावट का सामना कर रहा है और आगे चल के और भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये 2-3-4 फैक्ट हैं इसके बारे में, ग्रीस के बारे में याद कर लेना। अब आ जाते हैं वन लाइनर, देख लेते हैं कि भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री अवंतिका वंदनाप को हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ याद रखनी है, ये महत्वपूर्ण है प्रश्न, ठीक है। वन लाइनर है लेकिन महत्वपूर्ण है। अगला है कि भारत जापान की सहायता से एक स्वदेशी बुलेट ट्रेन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है जिसमें 250 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलने की क्षमता होगी, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको भी, ठीक है। अगला है कि दुनिया की पहली एआई सौंदर्य प्रतियोगिता मिस एआई शुरू होने वाली है तथा इसमें $20,000 करीब 16 लाख रुपए पुरस्कार के रूप में भी रखे गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, जब ये इसके बारे में जब ये आयोजन होगा इसका उसके बाद में ये महत्वपूर्ण होगी, अभी कुछ खास महत्वपूर्ण है नहीं, ठीक है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में HPCA स्टेडियम ने एक नए प्रकार की हाइब्रिड पिच स्थापित की है जो BCCI द्वारा अनुमोदित होने वाली अपनी तरह की पहली पिच होगी। और हाइब्रिड पिच के नाम से ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस इतनी सी बात है कि इसमें 50 ओवर वाला जो मैच होता है वनडे ODI जो होता है वो, और इसमें जो T20 होता है वो, ये दोनों प्रकार के मैच खेले जा सकेंगे इस पिच पर, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अगला देख लीजिए, टाइम मैगजीन ने 17 अप्रैल 2024 को दुनिया के 100 प्रतिभाशाली हस्तियों की सूची जारी की है। इसमें एक्टर आलिया भट्ट और रेसलर साक्षी मलिक शामिल हैं, ठीक है। तो आलिया भट्ट और साक्षी मलिक का नाम याद रखना है। देखो, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मार्ग का अवरोधन तथा जनधन की हानि का कारण बनने वाली ज्यादल नदी हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है। बताएं यह नदी किस नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन है कावेरी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है महानदी और चौथा है ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, और इसके साथ ही ये भी बताना है आपको कि एजियन सागर और मरमरा सागर इन दोनों के बीच में कौन सी स्ट्रेट है ये भी बताना है, ठीक है। और एक बात और मैं आपको साथ के साथ याद करा दूं, क्या आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, एकदम दिमाग में से निकाल दीजिए कि यहाँ के अलावा करंट अफेयर आपको कहीं से भी पढ़नी है, एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। मैं कह रहा हूँ चाहे कितना भी बड़ा चैनल हो, चाहे कितनी बड़ी वीडियो हो, चाहे कितनी भी बड़ी आप मैगजीन पढ़ लेना, लेकिन यहाँ से मैं जो कंप्लीट कराऊंगा वो ये मान के चलिए कि वो आपका एकदम कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको यहाँ से जो मैं कंप्लीट करा के दूंगा वो कोई चैनल, कोई भी मैगजीन कंप्लीट नहीं कर रही होगी, ये विश्वास मानिए। आप क्या सोच रहे हैं, आप जो कंप्लीट कर रहे हैं वो द हिंदू न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, सारे के सारे हिंदी वाले न्यूज़पेपर जो महत्वपूर्ण है, एक है दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण और एक है जनसत्ता, और इसके अलावा कम से कम 5 से 6 वेबसाइट हैं, उनमें से PIB, विजन IAS और दृष्टि IAS के साथ साथ मेरा खुद का एनालिसिस है। समझ में आ रहा है? मेरा खुद का एनालिसिस भी है। और आपको ना ऐसा हो सकता है कि आप जब, मैंने कई बार बोला ये चीज़ कि आप जब जाएं तो कोई कहीं पर ऐसे न्यूज़ मिल रही है तो आपको लगेगा अरे टीचर ने ये तो करा ही नहीं है, तो आप निश्चिंत रहिए, अगर वो महत्वपूर्ण है तो आगे पीछे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, पहली बात। और अगर वो नहीं इंक्लूड किया तो उस पर दिमाग मारना एकदम बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी तो एग्जाम की डेट भी नहीं आई है, और आने वाले समय में मैं तो अभी उस हिसाब से लेके चल रहा हूँ कि जुलाई में एग्जाम है, उस हिसाब से न्यूज़ को लेके चल रहा हूँ। अगर ये एग्जाम की डेट आगे बढ़ी, अक्टूबर या नवंबर में गई, तो इसका मतलब समझ रहे हो, जो न्यूज़ हम ले रहे हैं उसका और थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा, कुछ खबरों को छोड़ना पड़ेगा हमें। पता है क्यों? क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस अभी है, अगर एग्जाम आगे बढ़ता है फिर नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उस तरीके से पढ़ते रहिए। और हाँ, लास्ट में हम पता है एक तो आई दृष्टि लेके आएंगे और घटना सार लेके आएंगे, इन दोनों को कराएंगे। और विश्वास मानिए इस बार हम बिल्कुल परंपरागत तरीके को बदल के रख देंगे। आप जो रटते आए हो ना घटना सार, आई दृष्टि, इन मैगजीन्स को, बिल्कुल एकदम सब कुछ बदल जाएगा, ये ध्यान रखना। तो निश्चिंत रहिए, बिंदास होकर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सही ढंग से पढ़ते रहिए और रिवीजन बार बार करते रहिए, बस। ठीक है, करंट अफेयर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आप छोड़ दीजिए पूरी तरीके से मुझ पर, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना पढ़ा रहा हूँ उतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं।